हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत और ब्रिटेन बढ़ाएंगे चीन की टेंशन, हिंद महासागर में तैनात होंगे ब्रिटिश युद्धपोत। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत का एक और दुश्मन भुट्टावी की मौत पर यूनाइटेड नेशन की लग गई मुहर। जी हां, मुंबई आतंकी हमले के लिए लड़ाकों को दी थी इसने ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, बताएंगे भारत के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत के 9 मिसाइलों की तैनाती के खुलासे पर बौखलाई पाकिस्तान की सरकार, बालाकोट को लेकर उगला जहर। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर ममता बनर्जी का झटका, क्या पीएम मोदी की योजना पर लगेगा ब्रेक। बताएंगे दोस्तों कैसे तलखियों को ताक पर रखकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दिया है न्योता, कहा प्रधानमंत्री जी गंगा सागर मेले में आइए। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर राम मंदिर का न्योता अस्वीकार करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर बोला है हमला। बता दिया हिंदू विरोधी चेहरा हुआ है कांग्रेस का उजागर, किसने ये बात कही, सारी जानकारियां बताएंगे। बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत और ब्रिटेन बढ़ाएंगे चीन की टेंशन, हिंद महासागर में तैनात होंगे ब्रिटिश युद्धपोत। राजनाथ सिंह के दौरे पर कर दी घोषणा। बता दें भारत और ब्रिटेन मिलकर चीन की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। समंदर में अपनी दादागिरी दिखाने वाला चीन को उसकी हैसियत बताने के लिए ब्रिटेन भारत के साथ दोस्ती दिखाते हुए हिंद महासागर में अपने युद्धपोत भेजकर तैनात करेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ब्रिटेन दौरे के दौरान इस बात पर सहमति बनी है। ब्रिटेन सरकार ने बुधवार को भारतीय सेना के साथ संचालन और प्रशिक्षण के लिए इस साल के अंत में हिंद महासागर क्षेत्र में रॉयल नेवी के युद्धपोतों को तैनात करने की योजना का खुलासा किया। इसे ब्रिटेन भारत के बीच सुदृढ़ होते रणनीतिक संबंधों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने कहा कि लिटोरल रेस्पॉन्स ग्रुप को इस साल तैनात किया जाएगा और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की 2025 में संयुक्त भारत ब्रिटेन प्रशिक्षण के लिए तैनाती होगी। शॉप्स ने द्वीपीय वार्ता के बाद बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भारत ब्रिटेन रक्षा उद्योग सीईओ गोलमेज सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। ब्रिटेन की सबसे उन्नत नौसैनिक क्षमताओं की तैनाती को ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय यानी एमओडी ने भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने में एक निर्णायक कदम के रूप में उल्लेख किया है। शॉप्स ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम भारत जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। जी हां दोस्तों, यानी कि एक साथ मिलकर समान सुरक्षा चुनौतियों को साझा करेंगे ये इंडिया और ब्रिटेन की आर्मीज। जी हां दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं को आप लोग ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा। चीन के टेंशन को बढ़ाने के लिए अगली खबर की बात करें, जहां इतना ही नहीं, ब्रिटेन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब भारत को कोई आंख दिखाकर नहीं निकल सकता। जी हां, ब्रिटेन के दौरे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत जिस तरह से तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है उससे साफ है कि हम 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 2075 तक हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत को अब कोई आंख नहीं दिखा सकता। हम किसी को भी दुश्मन देश नहीं मानते, लेकिन दुनिया इस बात को जानती है कि भारत और चीन के रिश्तों में तनाव चल रहा है। हम हमेशा अपने पड़ोसी देशों और दुनिया के बाकी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखने के हिमायती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री का पिछले 20 वर्षों में ब्रिटेन का ये पहला दौरा है। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में अगर आप भी मानते हैं वाकई में मोदी सरकार के आने के बाद से भारत की साख बढ़ी और भारत लगातार ताकतवर हुआ है, तो अपनी राय अवश्य दीजिए और मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, भारत के एक और दुश्मन भुट्टावी की मौत पर यूनाइटेड नेशन की लग गई मुहर। मुंबई आतंकी हमले के लिए लड़ाकों को दी थी इसने ट्रेनिंग। बता दें लश्कर तैयबा के संस्थापक सदस्य हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गुरुवार को भुट्टावी की मौत की पुष्टि कर दी है। भुट्टावी हाफिज सईद के डिप्टी भी था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी भुट्टावी ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के लिए लश्कर के हमलावरों को प्रशिक्षित किया था। उनसे 2 मौकों पर आतंकवादी संगठन के प्रमुख के रूप में काम किया था। पिछले साल मई में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जेल में उसकी मौत हो गई थी, जहां वो आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में सजा काट रहा था। भुट्टावी लश्कर तैयबा और जमात उद दावा के प्रमुख लोगों में से एक था। वो संगठन के सदस्यों को निर्देश देता था और लश्कर और जमात उद दावा के ऑपरेशंस के लिए फतवा जारी करता था। उसने अपने भाषणों के जरिए नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के लिए गुरुओं को तैयार करने में मदद की थी। मुंबई हमलों में 150 से ज्यादा लोग मारे गए और थे और घायल हुए थे। दोस्तों भुट्टावी लश्कर और जेयूडी के मदरसा नेटवर्क के लिए भी जिम्मेदार था। इसकी कहानी बहुत लंबी है दोस्तों, लेकिन भारत के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि ये आतंकी मारा गया या यूं कह ले मर गया। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो बताएगा जरूर। अगली खबर बता दें, भारत के 9 मिसाइलों की तैनाती के खुलासे पर बौखलाई पाकिस्तान की सरकार। बालाकोट को लेकर उगला जहर। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया था, इंडियन एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन को पकड़ने वाले
पाकिस्तान की हालत तब खराब हो गई जब भारत ने उसकी ओर अपनी 9 मिसाइलें घुमा दी थी। अगर पाकिस्तान अभिनंदन को ना छोड़ता तो उस पर यह फायर भी हो जाती। पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने अपनी नई किताब में इससे जुड़ा खुलासा किया। इस खुलासे को लेकर पाकिस्तान अब बौखला गया है। पाकिस्तान ने किताब में लिखी बातों को आश्चर्यजनक बताया। पाकिस्तान का विदेश विभाग इन बातों को फर्जी करार देने में लगा है। दोस्तों, विदेश विभाग ने कहा कि एक प्रोफेशनल राजनयिक की ओर से इस तरह का बयान आना आश्चर्यजनक है। पाकिस्तान की विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि उन्होंने बिसारिया की किताब को नहीं पढ़ा, उन्होंने सिर्फ मीडिया में इसके बारे में रिपोर्ट में देखी है। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान ने बेशर्मी के साथ पुलवामा हमले को एक ड्रामा और राजनीतिक गेम बताया, जबकि 14 फरवरी 2019 को हुए इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने ली थी। अपनी किताब में बिसारिया ने लिखा कि अभिनंदन को कैद करने के बाद 9 भारतीय मिसाइल पाकिस्तान की ओर कर दी गई। पाकिस्तान की सरकार इस बात से डरी थी कि कहीं भारत हमला ना कर दे। अब ऐसे में पाकिस्तान का विदेश विभाग इन बातों को फर्जी करार देने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी क्या है हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और यही वजह थी कि इमरान खान लगातार पीएम मोदी को फोन कर रहे थे कि बात को सुलटा लिया जाए, हम पर आक्रमण ना करे भारत। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो बताएगा जरूर। साथ ही साथ मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर यूनाइटेड अरब अमीरात राजदूत ने कहा कि अबू धाबी में बैप्स हिंदू मंदिर का निर्माण सबसे बड़ी उपलब्धि है, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाही ने बृहस्पतिवार को कहा कि अबू धाबी में अगले महीने बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन सहिष्णुता और स्वीकृति का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन करेंगे। राजदूत अल शाली ने कहा कि हम 14 फरवरी को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक अभूतपूर्व यादगार दिन होने के साथ सहिष्णुता स्वीकृति का जश्न मनाने और इस रिश्ते को अधिक मजबूत करने का एक विशेष अवसर होगा। स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्म विहीर दास ने बीते महीने BAPS हिंदू मंदिर की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। राजदूत ने 13 फरवरी को अबू धाबी को शेख जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में होने वाले प्रवासी भारतीयों के विशाल जमावड़े की भी पुष्टि की है। इस कार्यक्रम का शीर्षक एहलान मोदी है, जिसका अर्थ होता है हेलो मोदी। अब ऐसे में दोस्तों, जिनको भी खुशी है कि UAE के जमीन पर हिंदुओं का यह मंदिर बना है, तो वाकई में दोस्तों कमेंट में जय श्री राम आप लोग जरूर कहिएगा। अगली खबर बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती की कार दुर्घटनाग्रस्त। जी हां, PDP चीफ महबूबा मुफ्ती की कार स्कॉर्पियो गुरुवार को हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जा रही थी। इस दौरान उनके साथ कार में सुरक्षा कर्मी भी सवार थे। कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है और सभी के सभी सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक महबूबा मुफ्ती श्रीनगर से अनंतनाग जिले के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान अनंतनाग के संगम बिजबेहड़ा के पास उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। बताया गया है कि मुफ्ती अग्नि पीड़ितों से मिलने के लिए अनंतनाग के खानबल जा रही थी। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं महबूबा मुफ्ती को दूसरी गाड़ी से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। अगली खबर आपको बता दें, जहां निखिल गुप्ता का केस जानबूझकर कमजोर कर रहा अमेरिका, क्या वाकई में है ऐसा? अदालत में सरकार ने नहीं पेश किया कोई सबूत, अब दे दिया ये बहाना। जी हां, अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में चेक गणराज्य की जेल में बंद भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर लगे आरोपों की विस्तृत जानकारी देने से अमेरिकी सरकार ने इनकार कर दिया है। अमेरिका ने कोर्ट में कहा कि जब निखिल गुप्ता को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा और उस पर मुकदमा शुरू होगा, तभी उसके खिलाफ लगे आरोपों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इससे पहले 4 जनवरी को निखिल गुप्ता के वकील ने अदालत में प्रस्ताव पेश कर आरोपों की जानकारी मांगी थी ताकि वो बचाव की तैयारी कर सके। निखिल गुप्ता के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि चेक गणराज्य की जेल में निखिल गुप्ता के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मोरेरो ने 8 जनवरी को गुप्ता के वकील द्वारा दायर प्रस्ताव का जवाब देने के लिए सरकार को 3 दिन का समय दिया था। इसके बाद न्यूयॉर्क की अदालत ने अमेरिकी सरकार को भी निर्देश दिया था कि वो पन्नू के मामले में निखिल गुप्ता के खिलाफ सबूत को पेश करे। जी हां, पन्नू को मारने की साजिश का दस्तावेज दिखाओ, कोर्ट ने अमेरिका सरकार से मांगा था ये सबूत। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इस सबूत को पेश कर पाता है कि नहीं, या फिर फर्जी तरीके से निखिल गुप्ता को फंसाया गया है अमेरिका के भी द्वारा। आपको जो भी लगता है दोस्तों अपनी राय इस मुद्दे पर अवश्य दीजिएगा। अगली खबर बता दें, ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में जब्त किया अमेरिकी तेल टैंकर। सैन्य वर्दी में हथियारबंद लोग थे इस पर सवार। बता दें, ईरान की नौसेना ने बृहस्पतिवार को ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर जब्त कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी, टैंकर जब्त किए जाने से पश्चिम एशिया में जलमार्ग में तनाव और बढ़ने की आशंका है। इस टैंकर को कभी स्वेज राजन के नाम से जाना जाता था और ये 1 साल से विवाद में फंसा हुआ था। अमेरिकी सरकार ने इस टैंकर में मौजूद लगभग 10 लाख बैरल ईरानी कच्चे तेल को जब्त कर लिया था। सरकारी समाचार एजेंसी इरना की खबर के अनुसार ईरान की नौसेना ने एक तेल टैंकर को जब्त किया है। खबर के अनुसार
अनुसार इसे एक न्यायिक आदेश के तहत जब्त किया गया है। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, भारत से तनातनी के बीच चीन पहुंचे मुइजू की जिनपिंग संग लंबी बैठक, दोनों देशों के बीच 20 बड़े समझौते हुए, पर्यटन पर भी हुआ डील। बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू इस समय चीन के दौरे पर है। 5 दिन के दौरे पर गए मुइजू ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ लंबी मुलाकात की है। राष्ट्रपतियों की बैठक के बाद दोनों देशों ने 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से एक समझौता पर्यटन सहयोग से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाने की घोषणा भी की है। पर्यटन सहयोग के अलावा आपदा जोखिम, अर्थव्यवस्था और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा चीन मालदीव को अनुदान सहायता भी देगा, लेकिन राशि का खुलासा नहीं किया गया है। दोस्तों, मुइजू ने कहा कि वो चीन की अपनी पहली राजकीय यात्रा करने और इस वर्ष चीन की मेजबानी करने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बनने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ये दिखाता है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के विकास को कितना महत्व देते हैं। ऐसे में दोस्तों, मुइजू का चीन के प्रति इस प्रकार का बयान देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मुइजू पूरे तरीके से चीन पर निर्भर नजर आ रहे हैं और चीन की जी हजूरी करते नजर आ रहे हैं, यानी कि चीन के आगे अब झुकता नजर आ रहा है मालदीव। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां लक्षद्वीप के मिनिकॉय में बनने जा रहे इंडियन एयरफोर्स फाइटर एयरबेस का जनरल बिपिन रावत से है कनेक्शन। क्या कनेक्शन है बता दें, मालदीव बनाम लक्षद्वीप पर छिड़ी बहस और दुपिया देश के अब सस्पेंड हो चुके 3 मंत्रियों की सोशल मीडिया पर बदतमीजी के बीच भारत ने लक्षद्वीप के लिए गेम चेंजर प्लान बनाया है। लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारत जिस मिलिट्री बेस को बनाने की तैयारी कर रहा है, वो गेम चेंजर साबित होगा। इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम बनाती है। मिनिकॉय पर प्रस्तावित इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरबेस का जनरल बिपिन रावत से खास कनेक्शन है। मिनिकॉय द्वीप समूह अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। ये तिरुवनंतपुरम से 425 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मिलिट्री बेस का निर्माण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अरब सागर को नॉन स्टेट एक्टर्स के प्रभाव से मुक्त रखना है। दोस्तों, एक अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये रणनीति जनरल बिपिन रावत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के कार्यकाल के दौरान ही आकार ली थी। सीडीएस रावत के दौर में ही सबसे पहले इस रणनीति पर चर्चा हुई थी। ये योजना बड़ी सुरक्षा रणनीति का एक हिस्सा है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी वायु और नौसेना ठिकानों को अपग्रेड करना भी शामिल है। फिलहाल मिनिकॉय द्वीप पर भारतीय नौसेना का एक छोटा दल तैनात है। जी हाँ दोस्तों, जब सीडीएस बिपिन रावत जी को याद किया ही है दोस्तों, तो उनको आप लोग फिर से एक बार श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा बिपिन रावत जी को। अगली खबर की ओर चले, जहां पीओके में गेहूं कीमतों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन है जारी। प्रदर्शनकारियों ने ले लिया है ये संकल्प। बता दें, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके विरोध में कड़ाके की ठंड में 14वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। गेहूं की रियायती कीमत में वृद्धि के खिलाफ आंदोलन में मंगलवार को शहर और आसपास के इलाकों से हजारों लोगों ने भाग लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने गेहूं की कीमतों में कमी के साथ साथ चौथी अनुसूची को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए नारे लगाए। उन्होंने दावा किया कि इसका इस्तेमाल देश में प्रमुख हस्तियों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। अगली खबर आपको बता दें, शेख हसीना ने 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 36 सदस्यीय कैबिनेट की घोषणा। जी हां, शेख हसीना ने गुरुवार को 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनकी पार्टी अवामी लीग ने मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और उसके सहयोगियों के चुनाव के बहिष्कार के बीच 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में भारी जीत दर्ज की थी। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति प्रासाद बंग भवन में आयोजित समारोह में 76 वर्षीय हसीना को पद की शपथ दिलाई। इस दौरान नेता, विदेशी राजनयिक, नागरिक समाज की हस्तियां और वरिष्ठ सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वो बांग्लादेश की 12वीं प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करेंगी। वो लगातार 4 बार प्रधानमंत्री रही और ये उनका 5वां कार्यकाल है। जी हाँ, प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, भारत के एक फैसले से नाराज हो गया तेल से भरा अल्जीरिया। भारतीय कंपनियों को दिया $1.5 अरब का झटका। बता दें, भारत के एक डिप्लोमेटिक फैसले के कारण कुछ भारतीय कंपनियों के लिए अल्जीरिया में मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है। दरअसल अल्जीरिया ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सका, जिस कारण ये पूरा विवाद शुरू हुआ। बात है साल 2022 की, जब अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल माजिद तोबेन ने घोषणा की कि उनका देश ब्रिक्स में शामिल होने का इच्छुक है। अल्जीरिया ब्रिक्स देशों खासकर रशिया और चीन के साथ अधिक आर्थिक संबंध बनाना चाहता था। इस कारण अल्जीरिया की सरकार का प्रमुख लक्ष्य ब्रिक्स में शामिल होना बन गया। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति तोबेन ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर काफी आशावादी थे। इस कारण उन्होंने घोषणा कर दी कि 2023 में अल्जीरिया ब्रिक्स में शामिल होगा। ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर अल्जीरिया, रशिया और चीन को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहा। अगस्त 2023 में 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल होने का न्योता दिया गया। इसमें अल्जीरिया का नाम नहीं था। ब्रिक्स में शामिल न हो पाने को सरकार की विफलता के तौर पर
देखा गया। अगली खबर बता दें, तेल खत्म हो गया तो भी मौज करेगा सऊदी अरबिया, हाथ लगा अरबों डॉलर का खजाना। क्या है पूरा मामला बता दें। सऊदी अरबिया ने बुधवार को घोषणा की है कि उसके खनिज संसाधनों की अनुमानित मूल्य जितनी पहले मानी जा रही थी उससे दुगनी हो गई है। ये अब $2.5 ट्रिलियन हो गई है, जिससे उसे उम्मीद है कि तेल पर निर्भरता कम होगी। उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री बंदर अल खोरायफ ने रियाद में एक सम्मेलन में कहा कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि देश की अप्रयुक्त खनिज क्षमता का हमारा अनुमान $1.3 ट्रिलियन था, जो अब बढ़कर $2.5 ट्रिलियन हो गया है, जो 90% की बढ़ोतरी है। अगली खबर बता दें, पापुआ न्यू गिनी देश से बड़ी खबर, देश में आपातकाल की घोषणा। दंगों में 16 लोगों की मौत के बाद पीएम जेम्स मरापे ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी कर्मियों और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वेतन विवाद के विरोध में भड़के दंगों में राजधानी पोर्ट मोरेस्बी और देश में के उत्तर में स्थित लाई में बड़ा नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई राज्य प्रसारक एबीसी ने इन दंगों के बारे में जानकारी दी है। अगली खबर आपको बता दें, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया की मदद कर रहा ईरान देने जा रहा नया ड्रोन शहीद। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले लगभग 2 सालों से भीषण जंग जारी है। युद्ध में यूक्रेन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब तक हार नहीं मानी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रशिया की सेना के सामने पूरी हिम्मत से युद्ध लड़ रहे हैं। इस बीच रशिया की मदद के लिए ईरान सामने आया है। ईरान ने एक नया ड्रोन बनाया है जिसका नाम शहीद 107 है। ये यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया की मदद करेगा। शहीद 107 एक विस्फोटक और टोही ड्रोन है जो यूक्रेनी सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ब्रिटिश और अमेरिकी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जैसे टारगेट्स की तलाश करने की तकनीक से लैस है। जी हां, नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका की मिसाल दे जयशंकर जी ने चीन कनाडा को सुना दी खरी खरी। बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अमेरिका की मिसाल देकर एक बार फिर से कनाडा को खरी खरी सुना दी है। एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री ने खालिस्तानी अलगाववादियों की हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारियों के कथित हाथ होने के आरोपों के खिलाफ अमेरिका और कनाडाई मामलों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि कनाडा की तरह अमेरिका आजादी के नाम पर अलगाववाद, आतंकवाद और उग्रवाद को उचित नहीं ठहराता है। विदेश मंत्री अपनी नई किताब वाई भारत मैटर्स को लेकर TOI के साथ बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मजबूत, ताकतवर दुनिया के साथ भारत के संबंधों को प्रासंगिक बनाने के लिए रामायण का उपयोग किया। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने जानकारी के साथ अपने दावे का समर्थन किया है, जबकि इस बात पर जोर दिया गया है कि पिछले 45 साल में संबंधों पर बारीकी से नजर रखने के कारण अमेरिकी अब भारत की चिंताओं की पहले से ज्यादा कहीं सराहना कर रहे हैं। अगली खबर बता दें, अमेरिकी सांसद ने की हिंदू मंदिरों पर हमले की निंदा, राम मंदिर के उद्घाटन को बताया ऐतिहासिक। जी हां, भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हुए हालिया हमले की निंदा करते हुए इसे अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्री थानेदार ने कहा कि हम इस तरह के डर, हिंदू फोबिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने धर्म के बारे में बताते हुए कहा कि ये प्यार एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे के लिए अच्छे काम करने के बारे में है। जो हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी में काम करता हूं और मैं धार्मिक संगठनों को एक साथ बेहतर काम करने में मदद के लिए अपनी कमेटी के सदस्यों से बात कर रहा हूं। उन्हें अपने धार्मिक संगठनों की रक्षा के लिए आवश्यक धन प्रदान करने, इसके साथ उन्हें हिंदू फोबिया से लड़ने में मदद के लिए निर्देशित कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, ऐसे में इस अमेरिकी सांसद को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अफगानिस्तान के फैजाबाद में था भूकंप का केंद्र, पाकिस्तान के लाहौर समेत कई शहरों में कांपी धरती। जी हां, गुरुवार की दोपहर दिल्ली NCR में जो भूकंप आया था उसका केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद था। हिंदू कुश इलाके में इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.2 मापी गई है। इस भूकंप के झटके भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई शहरों में महसूस किए गए हैं। अगली खबर बता दें, कोरोना ने फिर डराया, संक्रमण के मामले बढ़े, एक महीने में 10,000 लोगों की मौत, यूनाइटेड नेशन ने जताई चिंता। बता दें, पिछले दिनों क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के बीच कोरोना के मामले अचानक तेजी से बढ़ गए। दुनिया भर में कोरोना फिर से फन उठाने लगा है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप के कारण संक्रमण बढ़ने के बीच संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां WHO के महासचिव टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया, चिंता जताते हुए कहा कि संक्रमण के कारण दिसंबर में करीब 10,000 लोगों की मौत हुई, तो वहीं करीब 50 देशों में अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने का आंकड़ा 42% बढ़ गया। इनमें ज्यादातर यूरोप और अमेरिका से हैं। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी WHO के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि छुट्टियों के दौरान लोगों की भीड़ भाड़ और दुनिया भर में फैल रहे वायरस के नए स्वरूप के कारण पिछले महीने संक्रमण के मामले बढ़े हैं। अगली खबर बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर ममता बनर्जी का झटका, क्या पीएम मोदी की योजना पर लगेगा ब्रेक। बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव पिछले दिनों खूब चर्चा में रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश भर की पार्टियां सहमत और असहमत होती नजर आई हैं। फिलहाल इस पर एक राय नहीं बन सकी है। इसी कड़ी में अब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने झटका दिया है। उन्होंने इस पर असहमति जताते हुए गुरुवार को उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखकर कहा कि यह भारत के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ होगा। समिति के सचिव को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने कहा कि 1992
1952 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में के एक साथ पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों तक इस तरह से चला, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया टूट गई। मुझे खेद है कि मैं आपके द्वारा तैयार एक देश एक चुनाव की अवधारणा से सहमत नहीं हूँ। हम आपके प्रारूप और प्रस्ताव से असहमत है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ममता के इस स्टैंड का प्रभाव क्या हो सकता है। वैसे तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है, लेकिन हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर सहमत नजर नहीं आई हैं। उनका मानना है कि ऐसे में भारत में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि कई राज्यों में सरकारें बीच में ही अस्थिर हो जाती है। इससे केंद्र सरकार को बढ़त मिल जाती है। इसके अलावा भी इसके विरोध में कई तर्क दिए जाते रहे हैं। अब देखना होगा कि ममता समेत अन्य पार्टियों के स्टैंड से कितना फर्क पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या वन नेशन वन इलेक्शन का पीएम मोदी की ये योजना लागू होनी चाहिए? दोस्तों, आप क्या कहते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इस मुद्दे पर भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, ताकि हर कोई इस पर अपनी महत्वपूर्ण राय रख सके। अगली खबर आपको बता दें, तलखियों को ताक पर रखकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दिया न्योता। कहा, प्रधानमंत्री जी गंगा सागर मेले में जरूर आइएगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग की है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से गंगा सागर आने का भी अनुरोध किया। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से शुरू होकर 17 जनवरी तक चलेगा। खत में ममता बनर्जी ने कहा कि गंगा सागर मेला हर साल मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। जैसे कुंभ मेला एक ही जगह पर हर 12 साल में मनाया जाता है, वरना 4 साल में। उन्होंने कहा कि इतिहास में गंगा का विवरण किया गया है। ये उस दौर की है जब भारत का समुद्री नेटवर्क ईस्टर्न इंडियन ट्रेंड को रोमन के व्यापार से जोड़ता था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, फारूक अब्दुल्ला को समन को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को कह दिया बेवकूफ। अश्वनी वैष्णव को इस कारण लिखा पत्र। जी हाँ, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी करके पूछताछ करने के लिए बुलाया था। हालांकि वे ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब इस मामले में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय एजेंसी पर तंज कसते हुए उसे बेवकूफ करार दिया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्र पर इन एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी को केंद्र सरकार के आदेश के तहत चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी किसे तलब करेगी और किसे नहीं, ये ईडी का अपना मामला है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी ईडी बेवकूफ है और ये केवल केंद्र सरकार के निर्देशों पर चलती है। ईडी का समन फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली त्रि-साप्ताहिक उड़ान शुरू। सीएम योगी को मिला अयोध्या का पहला बोर्डिंग पास। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली त्रि-साप्ताहिक उड़ान के लिए बोर्डिंग पास प्राप्त हुआ। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज एक बहुत नया इतिहास रचा जा रहा है। अयोध्या की पावन भूमि पर एक नववर्ष का उत्साह हमने 30 दिसंबर को देखा था, जब पीएम मोदी ने अयोध्या के भव्य हवाई अड्डा और नवीन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली त्रि-साप्ताहिक उड़ान शुरू की। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत।